तभी फादर एंड्रस वहां आ जाते हैं और कहते हैं मुझे देर से आने के लिए माफ कर देना। फिर ब्लेड कहता है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर फादर कहते हैं तुम्हें ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर फादर एक टोकन को देते हुए कहते हैं ये तुम्हारे लिए है। फिर ब्लेड कहता है ये क्या है। फिर फादर कहते हैं ये तुम्हारे लिए आईडी टोकन है। फिर फादर कहते हैं सर जोसेफ किसी भी मामले को खुद से संभाल सकते हैं, लेकिन चर्च का टोकन सचमुच तुम्हारे काम आ सकता है। आखिरकार हमारे लॉर्ड की मेहरबानी पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। ब्लेड ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि टोकन में गारंटर के नाम पे फादर एंड्रेस का नाम लिखा होता है। फिर फादर एंड्रेस कहते हैं तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि अभी और इस पल से मैं तुम्हारा गारंटर बन चुका हूँ। इस बात को सुनकर ब्लेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फादर के सामने झुक के अपने घुटने टेक देता है। फिर हमें बताया जाता है एक लड़का जो छोटी बस्तियों से आया था वो इस लायक भी नहीं था कि वो अपने बर्थ को रजिस्टर्ड कर सके, पर इस पल से उसके सामने एक बहुत ही ईमानदार गारंटर है जिसने इस दुनिया में उस लड़के का नाम लिखा है और अब वो पूरी दुनिया को बता सकता है कि वो किसी दूर दराज के छोटी बस्ती का ब्लेड नहीं बल्कि सुआर का ब्लेड है। फिर हमें थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग बैजेट काउंटी के लिए निकल चुके थे। फिर जोसेफ बताता है बैजेट काउंटी के अंदर 12 टाउन और 3 सिटीज आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हब सोआर, रिलीजियस सेंटर वर्ना और जैसे कि तुम सामने देख सकते हो ये है कैपिटल सिटी इस्तुरमा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैगर कहता है तुम लोग सर जोसेफ के मेहमान हो, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, तुम लोग यहाँ पर कोई ऐसी बेवकूफ़ हरकत मत कर देना जिससे सर जोसेफ के रेपुटेशन को जरा सा भी नुकसान पहुँचे। बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर मत घूमना और एक ही जगह बैठे रहना। फिर वो लोग भी यस सर कहते हैं। फिर जैगर कहता है कुछ समय बाद यहाँ पर मेड खाना लेकर आएंगी, तो जब वो यहाँ पर खाना लेकर आ जाएंगी फिर जैगर अपनी बात करना अचानक रोक देता है और अचानक चुप होते देख ब्लेड और गोथे को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर जैगर कहता है तुम लोग कुछ भी मत खाना और बस मेरे आने का इंतजार करना, अगर तुम जंगली की तरह खाते हो तो तुम्हारे वजह से सिर्फ गलत अफवाहें फैलेंगी। ब्लेड कहता है हम थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। फिर जैगर कहता है अपनी बकवास बंद करो और कुछ भी मत खाना। फिर उसके बाद जैगर वहां से चले जाता है। फिर वो लोग जैसे ही गेट खोल के अंदर आते हैं तो वो लोग सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर गोथे कहता है ये तो सच में एक आलीशान रूम है। फिर गोथे कहता है सच में बैजेट फैमिली काफी कमाल की है। फिर ब्लेड कहता है ये बात तो मैं भी जानता हूँ। फिर उन्हें एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैंने इससे पहले तुम लोगों को कभी नहीं देखा। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है मैं तो छुपने की कोशिश कर रहा था पर तुम लोगों ने मुझे देख लिया। फिर वो पर्सन ब्लेड के सामने आके खड़े हो जाता है। फिर ब्लेड मन ही मन सोचने लगता है ये पर्सन काफी पावरफुल है। फिर वो पर्सन पूछता है आखिर तुम दोनों कौन हो। उसे देखकर ब्लेड मन ही मन सोचने लगता है ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा ऑरा एक अलग ही लेवल पर है। उसे देखकर ऐसे लगता है कि वो लोगों को सिर्फ देखकर ही 2 टुकड़ों में काट सकता है। फिर गोथे घबराते हुए कहता है मेरा नाम गोथे है और हम लोग सर जोसेफ के एक्सपीडिशन टीम से यहाँ आए हैं। फिर वो पर्सन कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम गोथे है। फिर वो ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है और तुम्हारा नाम क्या है। फिर ब्लेड कहता है मेरा नाम ब्लेड है और मैं सोआर से हूँ। फिर वो पर्सन कहता है अच्छा ये नाम मैंने पहली बार सुना है। और वो पर्सन ब्लेड को देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है जरा इसे देखो तो इसकी आंखें काफी भयंकर लग रही हैं। इसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं है, यहाँ तक कि वो कॉन्फिडेंट होकर मेरे सामने खड़ा है। इसे देखकर ऐसे लगता है जोसेफ के हाथों में काफी काम का लड़का आ गया है, मुझे ये पसंद आया। फिर दिखाया जाता है उस पर्सन के हाथ में पीनट्स होते हैं। फिर वो पर्सन अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम दोनों पीनट्स खाना चाहोगे। फिर ब्लेड्स उन पीनट्स को देखता है। फिर वो कहता है हम लोगों को खाने के लिए मना किया गया है, हम लोगों को कहा गया है कि यहाँ किसी भी चीज को नहीं खाना है। पर ये बात सुनकर गोथे के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन ही मन सोचने
सोचने लगते हैं क्या ये पागल हो गया है, ये एक हाई रैंकिंग पर्सन की बातों को ऐसे ही कैसे मना कर सकता है। और इस बात से उस पर्सन का भी मुंह बन जाता है। फिर हमें बताया जाता है स्वान के ब्लेड ने यहाँ आने के बाद सबसे पहली गलती की वो ये थी, उसने बाइजर्ड हाउस होल्ड के सबसे बड़े बेटे रूटीगर के हाथों से पीनट लेने को मना कर दिया। तो इस पर्सन का नाम रूटीगर है तो अब से इसे रूटीगर ही कहेंगे। तो रूटीगर कहता है लेकिन ये पीनट सच में टेस्टी है। फिर हमें जोसेफ के फादर का सीन दिखाया जाता है और जोसेफ के फादर ही बाइजर्ड हाउस होल्ड के पैट्रियार्च भी हैं। फिर वो कहते हैं तुमने उसका नाम क्या कहा, ब्लेड। फिर जोसेफ कहता है हाँ फादर। फिर पैट्रियार्च कहते हैं अच्छा तो उसे जैगर ने खुद चेक किया है जिसे तुम्हारी माँ यहाँ लेकर आई थी। तुम उस लड़के को आगे चलकर एक नाइट बनाना चाहते हो। अगर वो हमारे फैमिली का एक नाइट बन सकता है तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा और तुम ऐसा कर देते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। फिर जोसेफ ग्रीट करते हुए कहता है आपका शुक्रिया फादर। फिर पैट्रियार्च सीरियस होते हुए कहते हैं मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि स्वॉर्ड तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम बाइजर्ड फैमिली से हो। फिर जोसेफ कहता है ठीक है फादर। फिर पैट्रियार्च कहते हैं क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। फिर जोसेफ कहता है हाँ फादर। फिर पैट्रियार्च कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जोसेफ भी वहाँ से चले जाता है। फिर पैट्रियार्च उसे जाते हुए देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं लगता है हमें उसके लिए कुछ मेडिसिन को लेना चाहिए। फिर रगमूस कहता है मुझे लगता है इसके वजह से लेडी ओक्साना को भी बहुत अच्छा लगेगा और लेडी ओक्साना जोसेफ की मदर है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं वो औरत सचमुच बहुत ज्यादा केयर करती है जब उसके बच्चे की बात आती है। खैर ये बात छोड़ो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब जोसेफ ने जो रिपोर्ट दिया है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? फिर रगमूस कहता है हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि एक के बाद एक और यहाँ अजीब अजीब चीजें होना चालू हो चुकी है। फिर पैट्रियार्च गुस्से से कहते हैं हमें इस बात का पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो हमारे ही जगह पर आकर इस तरह के इविल काम कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी रिपोर्ट वरना तक आ गई है। फिर रगमूस कहता है ये बात साफ साफ है कि ये रिजरेक्शन ऑफ द डेड और कर्स टेक्निक दोनों को मिलाकर उन्होंने बहुत घटिया चाल चली। ऐसे लगता है कि ये मास्टर ऑफ द डार्क मेज या दो डार्क मेज से ज्यादा लोगों का काम हो सकता है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं अगर इस मामले में दो या दो से ज्यादा लोग हैं इसका मतलब या तो वो ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। फिर रगमूस कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। फिर पैट्रियार्च अपने चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं अगर ऐसा भी है तो भी कुछ भी नहीं बदलेगा। जब से बाइजर्ड हाउस होल्ड बना है तब से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाइजर्ड हाउस होल्ड के नींव को हिला सके और जो हमारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता है हम उन्हें कुचल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। आखिर वो कौन लोग है जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में आ गई थी और वो लोग मेरे जगह पर आकर तबाही मचा रहे थे। फिर हमें चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोसेफ और जगर ब्लेड के पास आते हुए कहते हैं हमने जितना सोचा था हमें रिपोर्ट देने में उससे ज्यादा का समय लग गया। तुम लोगों ने सच में काफी इंतजार किया होगा। फिर गोथे कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जोसेफ कहता है तुम्हारा नाम गोथे है ना? फिर गोथे भी खुशी से कहता है हाँ सर जोसेफ। फिर जोसेफ कहता है हम तुम्हारे रिवॉर्ड के बारे में कल बात करेंगे। मेट तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देगी, तुम वहाँ जाके आराम करो। फिर गोथे अपने मन ही मन कहने लगता है लेकिन मेरे दिन भर भूखे प्यासे बैठ के आपकी इंतजार करने का क्या। पर वो कर ही क्या सकता था, वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जोसेफ कहता है क्यों ना हमें हमारी बातों को चालू करना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई है और इसके अलावा तुम्हें ये भी फैसला करना होगा कि फ्यूचर में अपनी तलवार को मुझे डेडिकेट करना होगा। क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? ब्लेड कहता है हाँ। फिर जोसेफ कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक मिशन है जिसे तुम्हें पूरा करना है। मैं समझता हूँ कि तुम उससे आजाद होना चाहते हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर ब्लेड भी हाँ कह देता है। फिर जोसेफ कहता है तुमने कहा कि तुम अपने स्वॉर्ड को मुझे डिवोट करोगे और तुम अपने मिशन से आजाद भी होना चाहते हो। तो मुझे लगता है हमें इन सब चीजों को पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। क्या तुम साफ साफ बता सकते हो कि वो कौन सा मिशन है जिससे तुम आजाद होना चाहते हो? अगर तुम मुझे बताते हो तो हो सकता है मैं वो आजादी तुम्हें दे सकता हूँ। फिर ब्लेड उसे देखने लगता है पर वो जोसेफ को नहीं बल्कि जोसेफ के पीछे ब्लू मून को देख रहा था।
फिर ब्लेड कहता है मुझे वो नेट चाहिए जो ब्लू मून लाइट को रिसेंबल करता है। गैदर के गॉर्डिन, क्या तुम उसे जानते हो? उसकी बातें सुनकर जोसेफ मन ही मन सोचने लगता है, मुझे लगा था कि ये कोई मामूली सा यूजफुल लड़का है, पर ऐसे किसने सोचा था कि इसका बैकग्राउंड इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। फिर जोसेफ कहता है तुम कहना चाहते हो कि जिस आदमी ने रोजेस की स्माइल को तबाह किया है वो गैडर का गॉर्डिन था? फिर ब्लेड कहता है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता, यहाँ तक कि एक सेकंड के लिए भी नहीं। जिसने मुझे बचाया और पाल पोस के बड़ा किया, गॉर्डिन ने उसे मार दिया और मैं जिस दुनिया में रहा करता था उसने उस दुनिया को तबाह कर दिया। फिर ब्लेड कहता है हाँ सर जोसेफ, वो वही था, पर साथ ही वो एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए मैं कुछ कर तो नहीं सकता पर एडमायर करता हूँ। फिर जोसेफ कहता है ये ऐसी चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मेरे इन्फ्लुएंस के काफी ज्यादा ऊपर है। फिर ब्लेड कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वो मन ही मन सोचने लगता है इस चीज की उम्मीद मैं पहले से ही करके आया था। आखिरकार जोसेफ एक काउंट का ही बेटा है, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि उसने मुझे जो भी था सच बताया। फिर जोसेफ कहता है चलो अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सोआर के ब्लेड, मैं तुम्हें 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हूँ। इस बात को सुनकर ब्लेड भी हैरान हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है तुम इस बात को नहीं जानते होगे, लेकिन मैंने नोबलमैन के तौर पे अपने प्राइड को अलग कर दिया है, इसलिए इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला तय किया है। फिर ब्लेड सोचने लगता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन देखने से ऐसे लगता है कि इनके द्वारा किया गया फैसला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें दिखाया जाता है कि जैगर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर देता है तो जोसेफ का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। फिर जोसेफ कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे फ्यूचर को काफी ज्यादा बेहतर कर दूंगा। मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, खाना दूंगा और 7 साल तक ट्रेनिंग भी दूंगा, और मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि तुम नाइट बन जाओगे, और तुम एक ऐसे नाइट बन जाओगे जो कहीं भी चले जाए नहीं गिरेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो। और नाइट की बात सुनकर ब्लेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम केवल मेरे लिए लॉयल रहो, और मैं जो कहूँगा तुम सिर्फ मेरी बात को ही मानोगे, और इन 7 सालों में तुम गॉर्डन के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दे दूं। लेकिन सोआर के रिलेटेड जो भी मामले हैं मैं उन सब को निपटाने के लिए तुम्हें परमिशन दे सकता हूं। मैं शायद तुम्हारी इस चीज में हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सुना था एक लड़की जिसका नाम जेमिना है वो अभी कन्वेनेंट में है। इस बात को सुनकर ब्लेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है तुम सिर्फ एक सिंगल शॉट से अकेले क्या क्या हासिल कर सकते हो। इस दुनिया में शॉट के अलावा भी कई सारे शार्प वेपन्स हैं, मेरे पास भी खुद के कुछ अपने वेपन्स हैं। तो बताओ सोआर के ब्लेड, तुमने क्या सोचा है? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जोसेफ कहता है सच में उस बच्चे का गोल काफी ज्यादा बड़ा है। फिर जैगर कहता है मुझे ऐसे लगता है कि आप इसके लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मेरा मतलब था आपको अपने काम के लिए कई सारे यूजफुल बच्चे मिल जाएंगे, तो आप इसी बच्चे पर ही क्यों इतना ज्यादा मेहरबानी कर रहे हैं? फिर जोसेफ कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसे कई सारे यूजफुल बच्चे मिल जाएंगे जिनमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो खिल पाएंगे या नहीं वो बिल्कुल अलग होता है। फिर जैगर कहता है क्या आपको उस पे इतना ज्यादा भरोसा है कि आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वो वैसा ही करेगा? फिर जोसेफ कहता है हाँ वो बिल्कुल ऐसा करेगा, क्योंकि मैंने खुद अपने 2 आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा है। फिर जैगर कहता है इसे सिर्फ समझना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा गुस्से वाला भी है, इसे संभालना इतना भी आसान नहीं होगा। फिर जोसेफ कहता है लेकिन मेरे पास तुम हो जैगर, 7 साल कम समय नहीं है, पर ये इतना ज्यादा लंबा समय तो है कि तुम उस बीच उसके गले में पट्टा बांधकर ये समझा सकते हो कि आखिर उसकी औकात क्या है। फिर जैगर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर जोसेफ कहता है प्लीज ऐसा ही करना, क्योंकि इसे जितना संभालना मुश्किल होगा वो उतना ही ज्यादा रोशनी के साथ चमकेगा। फिर जोसेफ मन ही मन
सोवान सोचने लगता है, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक यूजफुल भेड़िए हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम एक ऐसे भेड़िए हो जो ब्लू मून लाइट का पीछा करता है। तो गाइस मैं बता दूं, जहाँ पर ब्लू मून लाइट का बात किया जाएगा मतलब गॉडिन है। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जगर ब्लेड से कहता है तुम इस रूम को यूज करने वाले हो, ये अकेला रूम तुम्हारा खुद का होगा। फिर ब्लेड कहता है ये तो काफी अच्छा है, यहाँ की जमीन साफ सुथरी है और यहाँ पर एक बेड भी है, ये तो किसी पैलेस के जैसे है। फिर जगर कहता है मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम छोटी बस्तियों से आते हो। आमतौर पर जो यहाँ सर्व करने के लिए आते हैं वो काफी बड़े फैमिली से आते हैं और उन्हें यहाँ एडजस्ट होने में भी काफी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है। लगता है तुम्हें ये जगह काफी पसंद आई, लेकिन ये जगह तब तक ठीक रहेगी जब तक तुम कोई गलती नहीं कर देते। फिर ब्लेड कहता है मैंने सर रूटीगर के हाथों से पीनट्स लेने को मना कर दिया, क्या ये भी एक गलती है? फिर जगर कहता है ऐसा कभी हुआ नहीं कि तुमने मेरी बात को अच्छी तरह से सुना हो। खाना खाने के बाद तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। जब हम लोग एक्सपीडिशन में थे तो मैंने कहा था कि हम लोग सवेरे और शाम को इस पार करेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामने देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उसके सामने एक औरत थी जिसका नाम लेडी ऑक्साना था, जो कहती है जगर मेरे भरोसेमंद नाइट। फिर जगर हल्की आवाज में ब्लेड को कहता है ये लेडी ऑक्साना है, सर जोसेफ की मदर, तो इन्हें अच्छे से ग्रीट करना जैसे पहले मैंने सिखाया था। फिर वो दोनों लेडी ऑक्साना के पास जाके ग्रीट करते हैं, जिसपे लेडी ऑक्साना भी गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो कहती है क्या ये वही लड़का है? फिर जगर कहता है हाँ ये वही है, सर जोसेफ ने खुद इसे साथ लेकर आए हैं। फिर लेडी ऑक्साना कहती है अच्छा ऐसी बात है, और वो उसे देखने लगती है। फिर ब्लेड जैसे ही अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर करके लेडी ऑक्साना को देखता है वो शर्माने लगता है। फिर लेडी ऑक्साना उसे देखकर स्माइल करने लगती है। फिर ब्लेड शर्माते हुए फिर से अपने सिर को नीचे झुका लेता है। फिर लेडी ऑक्साना कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। फिर ब्लेड कहता है मैंने तो बस अपने ड्यूटी को निभाया है। फिर लेडी ऑक्साना कहती है मैं तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड दूंगी, तुम्हें इसके बारे में खुद नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। फिर वो उसके बालों के ऊपर हाथ रखती है और कहती है तुम्हारे बालों का कलर काफी अच्छा है और ये तुम्हारी नीली आंखों के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। तुम थोड़े से पतले हो और तुम्हारे फैले हुए कंधे भी हैं। अगर तुम अपने थोड़े से मसल्स बना लेते हो तो तुम काफी अच्छे दिखोगे। मैं तुम्हारे लिए जल्द ही एक आउटफिट बनवाऊंगी। फिर ब्लेड भी शर्माते हुए कहता है इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर लेडी ऑक्साना उसे देखकर स्माइल करने लगती है और वहाँ से जाते हुए कहती है सर जगर तो आप अपने काम को कंटिन्यू करें। और जगर भी ग्रीट करते हुए कहता है आपका दिन शुभ जाए लेडी ऑक्साना। उसके जाने के बाद ब्लेड एक राहत की सांस लेता है। उसे देखकर जैगर कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ऐसी साइड भी है, तुम तो काफी ज्यादा शर्माते हो। फिर ब्लेड कहता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी लेडीज के ज्यादा आसपास नहीं रहा। फिर जैगर कहता है तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम था तो ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, और साथ ही वो सोच रहा था कि लेडी ऑक्साना से निपटना मेरे लिए भी काफी मुश्किल है। फिर वो कहता है चलो अब खाने चलते हैं, और उसकी बात पर ब्लेड भी ठीक है बोल देता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ब्लेड आराम से खाना खा रहा था, लेकिन उसे कई सारे लोग घेर लेते हैं। फिर एक लड़का जिसका नाम सोवानिन था वो ब्लेड के खाने में थूक देता है। इसके वजह से ब्लेड को गुस्सा तो आ रहा था पर वो कुछ नहीं करता। फिर सोवानिन कहता है मुझे माफ कर देना, तो अब तुम क्या कर लोगे? मुझे यहाँ पर कचरे की स्मेल आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें ट्रैश कैन समझ लिया, तो बताओ अब तुम मेरा क्या कर लोगे? उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके वजह से ब्लेड को तो काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो जो थूका होता है उसे चम्मच से पकड़ के पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है जैसे मैंने उम्मीद किया था ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। फिर वो उस सूप को चम्मच से पीने लगता है, जिसे देखकर सोवानिन सोचने लगता है आखिर इसकी दिक्कत क्या है, ये इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है।
फिर ब्लेड अपने मन ही मन जैगर की बातों को याद करने लगता है, जहाँ जैगर ने कहा था तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी गलती भी सर जोसेफ की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करना। फिर वो सोचने लगता है मैं सर जोसेफ के रेपुटेशन को बिना नुकसान पहुंचाए इन्हें कैसे पीट सकता हूँ। वहाँ से जाते हुए सोवरिन कहता है कमीने, आखिर कितना लंबे समय के बाद हमें मौका मिला था कि हम फन कर सकते हैं, लेकिन तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। फिर ब्लेड कहता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर सोवरिन कहता है तुमने क्या कहा। फिर ब्लेड उसे गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहता है मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसे देखकर सोवरिन भी घबरा जाता है और वो सोचने लगता है आखिर ये क्या है, उसके पास से इतना ओवरवेलमिंग ओरा क्यों निकल रहा है। फिर वो कहता है मेरा नाम सोवानिन है। फिर ब्लेड अपनी जगह से खड़े होता है और कहता है सोवानिन, मैं इस नाम को अच्छे से याद रखूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है।